हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड, बस हो गया, क्या कलाम हो गया, वेरी गुड। अब देखिए आज जो पढ़ रहे हैं संविधान हम पढ़ रहे थे, अनुसूचियां हमने पढ़ी, भाग हमने पढ़े। अब कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और मोस्ट इंपोर्टेंटली मतलब पूछे ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई क्वेश्चन को स्किप कर दिया जाता है, अधिकतर पूछे जाते हैं। इसमें जरूर टॉपिक में से उठाया जाता है कि भारतीय संविधान में कौन सी चीज कहां से ली है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान हैं और विद्वानों ने भारतीय संविधान के लिए बात कही है कि भारत का संविधान उधार का थैला है। कहा है क्या? उधार का थैला है, मतलब जगह जगह से चीजें हमने यहाँ से ली है। और आप लोगों को उस दिन भी मैं बता रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे उस टाइम पर, ठीक है, तो उन्होंने संविधान को निर्माण करने के लिए, संविधान बनाने के लिए विश्व भर के 60 देशों, लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। यह भी बहुत बड़ी बात है, हमसे खुद का ही नहीं पढ़ा जा रहा। और उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, उसके बाद में भारत का संविधान निर्मित किया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे कोर्स में इतना सा एक भारत का संविधान है, हालांकि है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, परंतु जो मेन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तो याद होने चाहिए ना, वो भी याद नहीं हो पाते हैं। और उसने वहां से कॉपी पेस्ट किया, वहां से देखा, सब चीजें देख करके और फिर संविधान में अंकित किए सारी चीजें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे देशों के संविधानों से मिलती जुलती है, अर्थात हमने वहां से एक्सेप्ट किया क्योंकि भारत का संविधान ताजा है। ताजा है क्यों? क्योंकि अभी ज्यादा टाइम थोड़े ना है, 1950 का ही तो है। हाँ, तो 1950 का संविधान है, मतलब कि ज्यादा पुराना नहीं है। कई देशों में जो पुराने देश, मतलब पुराने जो संविधान है वो बहुत पुराने हैं, ठीक है बेटा। तो आते हैं संविधान में कहां से, क्या टाइटल क्या है, संविधान, और इसमें हमें देखना है कहां से क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखेंगे हम लोग अमेरिका कि अमेरिका, आप देखो अमेरिका कितना बड़ा देश है और पूरे विश्व में सबसे प्रभुत्वशाली देश भी अमेरिका। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने कुछ नहीं दिया हो या फिर हमने उसके संविधान से कुछ नहीं सीखा हो। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा चीजें वहीं से देखी हमने, अमेरिका के संविधान से कॉपी करने की कोशिश की। हमने सोचा कि कुछ हम अमेरिका के जैसे चीजों को अपनाएं। तो अमेरिका से हमने क्या किया है, देखो कहां से के लिए, तो सबसे फर्स्ट कंट्री है अमेरिका। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने यहां से ली है वो है आपके मौलिक अधिकार। कौन? मौलिक अधिकार आपने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से हमने देखा है मौलिक अधिकार, ठीक है। दूसरी चीज, मौलिक अधिकारों के अलावा एक और सिस्टम है, न्याय व्यवस्था बोल सकते हैं आप। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है, न्यायिक पुनरावलोकन वगैरह भी आता है, न्यायाधीशों से संबंधित चीजें भी आएगी। तो न्याय व्यवस्था यानी कि न्यायाधीशों का अगर कोई मान लो निर्वाचन होना है या न्यायाधीशों को पद से हटाना है, वो सारी चीजें हमने कहां से सीखी है? अमेरिका से सीखी है। तो न्याय व्यवस्था कंप्लीटली टेकन फ्रॉम अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल हमारे राइट्स पे हमने मौलिक ये कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से लिए है। इसके बाद में दूसरी चीज देखेंगे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद मान लो और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति का महाभियोग, छोटी सी पोस्ट नहीं है कि ऐसे सस्पेंड कर दिए, नहीं, एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जिसे महाभियोग का नाम दिया गया है, ठीक है। उस प्रक्रिया से हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं पद से, ध्यान रखना। तो कौन सी व्यवस्था? महाभियोग की व्यवस्था भी हमने कहां से लिए? अमेरिका से लिए। इसके बाद में आपातकाल से संबंधित एक प्रावधान होता है, वित्तीय आपात। यह भी हमने कहां से एक्सेप्ट किया है? वित्तीय आपात, अमेरिका से।
किसी देश के आर्थिक हालात बिल्कुल ही बिगड़ गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। गनीमत है कि आज तक हमारे भारत देश में एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। हालात कई बार बने हैं, परंतु वित्तीय आपात की घोषणा कभी भी हमारे देश में एक बार भी नहीं हुई है। यह भी प्रश्न आप लोगों के बन सकता है कि निम्न में से किस आपात बंद का अब तक भारत देश में प्रयोग नहीं किया गया है। वित्तीय आपात का अब तक भारत देश में प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रीय आपात जो है वो अब तक 3 बार हमारे देश में लग चुकी है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात जो राष्ट्रपति की पावर है 352 वाली, वो कई बार लग चुकी है। 356 बेटा आए दिन लगा रहता है। 356 है राज्य आपात, यह आए दिन चलता रहता है, इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन जो राष्ट्रीय आपात है 3 बार हुआ है। चीन के साथ भी युद्ध हुआ था, उसके बाद में ठीक है इंदिरा गांधी के समय पर भी लगा था। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग देख लेना। फिलहाल के लिए वापस आते हैं अमेरिका के अलावा कौन आता है आपका नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार। हालांकि अधिकार तो लिए मौलिक अधिकार, तो वो कंप्लीटली आ जाएगा, लेकिन अगर उसमें से भी डीप में पूछ ले कि स्वतंत्रता का अधिकार हमने किस देश से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा उच्च न्यायालय वगैरह सब मैंने बता ही दिया है। एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान भी लिख दो इसी में। ऐसा नहीं है कि डिट्टो कर दिया हो, राष्ट्रपति लिया तो है, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित काफी सारी चीजें हैं। आप देखना पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि हमारे यहाँ पर क्या होता है, कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का एक कितनी भी बार के लिए हो सकता है। समझ रहे हो बात को, एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति भारत देश में बन सकता है, परंतु अमेरिका जैसे देश में क्या होता है मैक्सिमम लिमिट 2 टाइम्स की है। 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति बन नहीं सकता है, चाहे कितना ही बहुमत मिलता हो। ठीक है, तो ये चीज हमने थोड़ी ना कॉपी करी है। ओके, तो अमेरिका से और कुछ लिया है अपन ने, महाभियोग ले लिया हमने, निर्वाचित जो है आपके उच्चतम उच्च न्यायालय हो गया, न्यायाधीश हो गए। तो बात सीधी सी है कि अमेरिका सबसे बड़ा देश है और ये बोलता है कि भाई देखो मैं सबसे बड़ा हूं, आप लोगों की औकात में भी बड़ा हूं, सबसे सब चीजों में अमेरिका अपने आप को बड़ा समझता है भी। ठीक है, तो इसलिए बड़े आदमी का फर्ज होता है कि अपने देश में न्याय व्यवस्था बनी रहे, समानता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, और उसके लिए मौलिक अधिकार आप लोगों के लिए है। न्याय व्यवस्था है तो न्याय व्यवस्था, भाईचारा, समानता वगैरह जो भी है कौन सेट करेगा, सभी को स्वतंत्रता देने का काम कौन करेगा, अमेरिका करेगा, यानी कि बड़ा भाई करेगा, यानी ये सबका बड़ा भाई। तो इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज है आपकी संसद की, संसद कहां से है, तो एक देश है आप लोगों का ब्रिटेन। ठीक है, तो अगला है आपका ब्रिटेन, दूसरा देश है ब्रिटेन। वहां से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से देखो, सबको पता है भारत देश पे राज किसने किया, ब्रिटेन ने। तो ये एक ही बात बोलेगा भाई कि देश के ऊपर राज मैंने किया है, और किसी भी देश का शासन संसद के बिना नहीं चलता है। संसद ही नियम कानून बनाती है, तो तुम्हारे लिए नियम कानून मैं बनाऊंगा भाई। भारत को बोलता है कौन, ब्रिटेन, और नियम कानून बनाने वाले को बोलते हैं क्या, संसद। तो भारत के अंदर जो संसदात्मक प्रणाली है ना, संसदात्मक व्यवस्था है, ये कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। क्योंकि हमने देखा ब्रिटेन के अंदर भी संसद की पार्लियामेंट थी, उसके भी 2 सदन थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। उसी की तर्ज पर भारत में भी संसद की स्थापना की गई है, और उसके 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया, संसदात्मक व्यवस्था, ये संसदात्मक प्रणाली जो है हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। फिर दूसरी चीज कि भाई हमने पूरी दुनिया देखी है, और एक व्यक्ति को जब 2-2, 3-3 देशों की नागरिकता मिल जाती है ना, तो फिर वो भैया किसी का नहीं रहता है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा, कौन बोलता है साहब, ब्रिटेन, कि संसद की व्यवस्था हमने कर दी है, लेकिन तुम एक देश के ही बन करके रहो और एक ही रहो, तो तुम्हारी नागरिकता भी मैं क्या करूंगा, एक ही करूंगा। तो इकहरी नागरिकता का नाम सुना है, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एकल नागरिकता भारत देश में किस देश से ली गई है। तो एकल नागरिकता कहां से हमने, यहां से ली है। तो ये भी लिख दो, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप
ब्रिटेन से लिया है। ओके, अब कानून वगैरह कौन बनाती है? संसद। तो ये भी इसी में हो सकता है। अगर संसद डायरेक्टली नहीं पूछता है कि संसद की व्यवस्था कहां से ली है, तो ये पूछ सकता है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली है। तो उसी तरीके से कानून संसद में जैसे कानून बनता है वैसे ब्रिटेन में तो विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो ये भी इसमें आ जाएगा कि विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली है। अब क्या करेगा देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, या फिर आप लोगों के लिए कुछ नियम बनाएंगे, आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया कानून बनाएंगे, आपको ऐसा रहना है वैसा रहना है, वो सब काम मंत्री लोग करते हैं। तो मंत्रिमंडल वगैरह भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो लिख दो मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली ऑल्सो टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। मंत्रिमंडल ले लिया ब्रिटेन से। नेक्स्ट, अब संसदात्मक व्यवस्था में तो सब समझ में आ गया, लेकिन अगर प्रश्न और घुमा करके पूछता है कि द्विसदनीय व्यवस्था हमारे देश ने कहां से ली है, ये तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि ब्रिटेन की संसद से लिया है। तो लिख दो द्विसदनीय व्यवस्था। जो भी है ड्यूअल हाउस मैनेजमेंट जो है हमने कहां से लिया? हाँ, ड्यूअल हाउस पार्लियामेंट कहां से लिया? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन समझ में आ गया कि यहाँ से हमने ये चीजें ली। मोटी मोटी चीजें जो शुरू की दो थी वो होती है, जैसे कि मौलिक अधिकार अमेरिका से, न्याय व्यवस्था अमेरिका से, संसदात्मक व्यवस्था और एकल नागरिकता ब्रिटेन से। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा जो देश है जिससे हमने कुछ लिया है वो है आयरलैंड। ठीक है, यहां तक लिख रहे हो? ओनली दैट डायरेक्ट। अच्छा, आप बोले क्या? तो दूसरा अगला जो अगली कंट्री है वो है एक देश आपका आयरलैंड, और आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है नीति निर्देशक तत्व। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, खूब बार एग्जाम में आ चुका है कि नीति निर्देशक तत्व को भारत में अपने संविधान में कहां से एक्सेप्ट किया गया है, कहां से अडॉप्ट किया गया है? आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया है। दूसरी चीज है आपका जो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में कला, संस्कृति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्र में सम्मानित करता है, यानी कि उनकी सीटों को बढ़ता है ना। कितनी सीटें लेता है? 12। राज्यसभा में 12 सीटें क्या होती है? मनोनीत होती है, जो कि राष्ट्रपति करता है कला, संस्कृति, विज्ञान आदि के क्षेत्र में। तो वो सम्मानित करना होगा उनको। तो ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से सीखा था। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा, दूसरी चीज क्या ली हमने आयरलैंड से? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, संस्कृति, विज्ञान, मानवेश आदि क्षेत्रों में सम्मानित करना। सम्मानित करने का मतलब 5 से वो लेते हैं उनको। ठीक है, सदस्यों को मनोनीत करना। ये व्यवस्था हमने कहां से ली? आयरलैंड से ली। ठीक है, इसके बाद में अगला देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है भाई, कोई बताएगा? वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल एक अलग ही देश है उधर साइड में। बिल्कुल आपने बिल्कुल देखे ना साउथ ईस्ट में, इधर की तरफ वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो इधर की तरफ ही ऑस्ट्रेलिया दिखता है इस तरीके से। ठीक है, तो वो ऑस्ट्रेलिया जो है ना बिल्कुल अलग ही है, और जो अकेला रहता है ना उसको एहसास होता है कि भैया मिलजुल करके रहो तो ज्यादा बढ़िया है। तो मिलजुल करके रहने के लिए संविधान के अंदर एक सूची होती है, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची, की केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के कानून बनाए। तो वो व्यवस्था हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो अगला जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, वहां पर लिखेंगे समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची यहां से लिए। तो अगर प्रश्न आ जाए कि केंद्र व राज्य के मध्य संबंधों को हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये अगला पॉइंट हो गया, केंद्र व राज्य के मध्य संबंध। ये लो, अगला ये हो गया केंद्र राज्य के मध्य संबंध। फिर कभी कोई दिक्कत नहीं हो
केंद्र और राज्य के बदले में, तो उस चीज की भी व्यवस्था का अरेंजमेंट इसके पास में होगा। उसे बोलते हैं शक्तियों का विभाजन। इससे अच्छा है कि काम बांट दो भाइयों में, तो उसे बोलते हैं शक्ति विभाजन। तो ये भी अगर प्रश्न आ जाए कि शक्तियों का विभाजन हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, तो लिख देना शक्तियों का विभाजन। ठीक, ये भी कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। अब ये एकजुटता की बातें कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। पहले बोला समवर्ती सूची की, फिर बोला केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, फिर बोला कि शक्तियों का बंटवारा भी कर दो। तो एक चीज और बचती है आपके कि दोनों भाई बैठ करके खाएं। मान लो दोनों भाई बैठ करके आराम करें, यानी कि दोनों भाई कौन, संसद के दोनों सदन। तो संसद के दोनों सदनों की आपकी एक बैठक होती है जिसे बोलते हैं संयुक्त बैठक। नाम सुने को ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी हमने कहां से एक्सेप्ट करी है, ऑस्ट्रेलिया से। तो लिख देना दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां होती है, संसद में, सेंट्रल हॉल में। नए संसद भवन बन करके तैयार हो गए बेटा। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में आता है जर्मनी। ठीक है, तो यहां तक आप लोग फटाफट से लिखिए कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, आयरलैंड से क्या लिया है, फिर लेते हैं अपन जर्मनी से क्या लिया है। नेक्स्ट कंट्री कौन, जर्मनी। और जर्मनी से हमने क्या क्या एक्सेप्ट किया वो देखो। जर्मनी देश है ना, वो विश्व युद्ध में हार जाता है। और विश्व युद्ध में हार जाता है तो बोलता है कि भाई तुम लोगों ने मेरे को विश्व युद्ध में हराया है, तो मैं क्या करूंगा, आपातकाल की घोषणा करूंगा। तो ध्यान रखना, आपातकाल कहां से लिया है हमने, जर्मनी से लिया है। तो जर्मनी से हमने लिया आपातकाल। लेकिन अब प्रश्न घूम करके ये आ गया कि आपातकाल के समय में नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, कि नागरिकों के मूल अधिकार बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, कौन कौन से बदलते हैं, कौन कौन से नहीं बदलते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपातकाल के समय नागरिक अधिकार इफेक्ट तो होंगे। कर्फ्यू में हो जाते हैं, आप देखते हो ना कि बाहर घूमना मना है तो मना करेगा। ठीक है, तो आपातकाल के समय व्यक्तियों के, नागरिकों के जो मूल अधिकारों का प्रवर्तन है वो भी हमने कहां से लिया है, जर्मनी से लिया है। लिखते हैं आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का परिवर्तन भी होता है। ठीक, तो ये हो गया आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का परिवर्तन, जर्मनी से लिए। अगला है आपका देश, वो है कनाडा। कनाडा केंद्र को, राज्यों को, सबको मिला करके एक गांठ बांध करके रख देना। नाम से ही स्पष्ट है कनाडा, मैं सबको नाड़े में बांधूंगा। ऐसे याद रख सकते हैं कि पूरा देश एकजुट है। सब राज्यों का क्या है, भारत क्या है, राज्यों को मिला करके एक संघ है, यानी कि उसने यूनिटी कर दी। तो इसे बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था मतलब मिलाकर के रखना, एकजुट होकर के रखना, राज्यों को सबको मिलाकर के एक व्यवस्था रखना, यानी कि सबको बांध दिया उसके नाड़े से, यानी कि कनाडा। तो लिख देंगे इसमें कौन सी व्यवस्था, संघात्मक विशेषताएं। तो हमारे देश के अंदर जो संघात्मक विशेषताएं है ना, वो हमने कहां से लिए, कनाडा से लिए। इसके बाद में एक आता है उच्चतम न्यायालय का परामर्श। हालांकि न्याय व्यवस्था तो आपके अमेरिका ने दी है, परंतु उच्चतम न्यायालय जो परामर्श देता है ना राष्ट्रपति को, वो हमने कहां से लिया है, कनाडा से। तो लिख देंगे उच्चतम न्यायालय का परामर्श, ये हमने कनाडा से लिया। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर अगली कंट्री आती है दक्षिणी अफ्रीका। वहां से कैसे छोड़ सकते हैं, वहां तो गांधी जी लेकर के आए थे। तो दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या लिया है, तो देखना कि नियम बदले भी जा सकते हैं।
भारतीयों को लगता था पहले कि जो चीज चल रही है वो वैसे ही रहेगी। गांधी जी आए, पता चला कि नियम बदले भी जा सकते हैं। ये सीख कर के आए गांधी जी कहां पर? साउथ अफ्रीका। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली? साउथ अफ्रीका से लिए। तो नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका। इस तरीके से आप समझ सकते हो। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है हमने कहां से ली? दक्षिणी अफ्रीका से ली। ठीक है। अब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है ना, ये भी बड़ा पेचीदा काम है भाई। ये प्रत्यक्ष तो होता नहीं है, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो तो प्रत्यक्ष होते हैं। तो लोकसभा का सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा साइड से होता है वो डायरेक्ट होता है, इलेक्टेड होते हैं ना डायरेक्ट। लेकिन राज्यसभा के इनडायरेक्ट होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, तो इनका निर्वाचन भी भारी पड़ता है। अपने को इतना आसानी से समझ में आता नहीं है ये। तो ये व्यवस्था हमने दक्षिणी अफ्रीका से ली। ठीक है। तो लिखे ना राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये भी हमने कहां से लिया? साउथ अफ्रीका से। ठीक है। इसके बाद में एक दो देश और है जिनसे हमने कुछ एक्सेप्ट किया है, तो देखते हैं कौन कौन से क्या है। अब आपका बचता है रूस। रूस का मतलब है रूसना, रूठना। कोई रूठ जाता है, रूस जाता है, तो किसी का कर्तव्य आता है क्या कि भाई मनाओ। तो रूसने के तुरंत बाद में कोई कर्तव्य आता है सामने, तो आपके मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से। ये बहुत पूछा जाता है भाई, कौन है मौलिक कर्तव्य? कहां से? रूस से। नाम स्पष्ट हो गया, रूस नाम मतलब कर्तव्य। ठीक है। कई बार ऑप्शन में रूस मिलेगा ही नहीं, बस तो फिर क्या ही दिक्कत है? सोवियत संघ मिलेगा। तो कई बार रूस की जगह पे सोवियत संघ नाम मिल जाएगा। तुम लोग मुझे गालियां दोगे कि सर ने तो रूस बताया था, रूस तो ऑप्शन तक में भी नहीं है, सोवियत संघ ऑप्शन में होगा, उसको टिक करिए ना भैया। और लास्ट में दो देश और बचे हैं, तो जापान। ठीक है। तो अगला देश है जापान। जापान से एक ही चीज ली है, वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हमारे देश में जो भी व्यवस्था है, जो भी प्रक्रियाएं चलती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया, सब विधि द्वारा स्थापित है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से लिया? जापान से लिया। और लास्ट में आता है फ्रांस। कौन? फ्रांस। तो देखते हैं फ्रांस से क्या लगता है। फ्रांस कैसा देश है? गणतंत्रात्मक है ना। फ्रांस रिपब्लिकन कंट्री है ना, तो गणतंत्रात्मक देश है। तो फ्रांस से हम क्या लेंगे? गणतंत्रात्मक। गणतंत्र का मतलब लोगों का शासन। तो फ्रांस जो है वो बोलता है कि मैं तो खुद ही गणतंत्र देश हूं, तो मैं क्या दे सकता हूं भारतीयों तुम्हें? तो मेरी तरफ से तुम गणतंत्रात्मक व्यवस्था ले लो। तो लिख देना गणतंत्रात्मक दूसरी बात, भारत की संविधान की प्रस्तावना है ना, उसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श की बातें हैं। देखा होगा आपने इस प्रस्तावना में, वो हमने फ्रांस से लिए। तो संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुता के आदर्श को फ्रांस से हमने अडॉप्ट किया है। और बहुत
बड़ी बात है, मेरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में कोई आइटम लिया गया है कहां से, फ्रांस से। याद रखना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा प्रस्तावना नहीं है, बल्कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंदर 5 प्रकार की रिट के बारे में प्रावधान है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है कभी, तो 5 प्रकार की रिट जो है आपके लिए ढाल बनकर के खड़ी है, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, आप उन 5 रिट्स का प्रयोग ले सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के होते हैं कि हमने कौन से देश से क्या क्या एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें हमने हमारे संविधान निर्माते हैं उनके दिमाग के ऊपर है सब चीजें। बाकी 1935 का एक्ट है, उसी का रूप है वैसे तो, बाकी सारी चीजें ये चीजें समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? हाँ जी।